गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो सभी लोग? एवरीथिंग इज ओके, है ना? थोड़ी सर्दी हो गई लो है ना, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। अशोक के बारे में हमने डिस्कशन किया, यानी कि गुप्त यानी कि मौर्य वंश के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब मौर्य वंश में जो अशोक के 14 शिलालेख है, ठीक है, अशोक के कितने 14 जो है शिलालेख है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कितने 14 शिलालेख है, 14 पिलर्स है। कितने 14 पिलर है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 14 पिलर्स के बारे में बात करेंगे। कौन से पिलर पर, कौन से स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो बने रहिएगा, स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना? इसके बाद फिर हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी की। किसकी बात करेंगे? गुप्ता डायनेस्टी की। एडिक्ट फर्स्ट, है ना, अभिलेख फर्स्ट, एडिक्ट जिसको बोलते हैं। कितने 14 एडिक्ट की बात करी गई। 14 एडिक्ट 14 है ना, एडिक्ट 14। ठीक है, 14 एडिक्ट की बात कही गई है। 14 एडिक्ट की बात कही गई है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अहिंसा। ठीक है, अहिंसा पर बल दिया गया है। ठीक है, अहिंसा जिसके ऊपर गांधी जी भी चले, यानी कि हिंसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हिंसा नहीं होना चाहिए, मतलब अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहिए। अहिंसा, किसी भी चीज तक, किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा नहीं होना चाहिए। पशु हत्या नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं यहाँ पर जो हमारे अशोक साहब, क्या बोलते हैं? पशु हत्या नहीं होना चाहिए। पशु हत्या, ठीक है, यानी कि एनिमल किलिंग नहीं होना चाहिए। एनिमल किलिंग नहीं होना चाहिए, है ना? अहिंसा नहीं होना मतलब वॉयलेंस, किसी भी प्रकार का वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉन वॉयलेंस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पशु हत्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरे अभिलेख में लिखा है कि पशु के लिए चिकित्सा। ठीक है, क्या लिखा है? पशुओं के लिए चिकित्सा। क्या होना चाहिए? चिकित्सा। पशुओं के लिए क्या होना चाहिए? चिकित्सा होना, जो पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि पशु चिकित्सालय की व्यवस्था होना चाहिए। इसकी व्यवस्था होना चाहिए पशु चिकित्सालय। पहला, अहिंसा नहीं होना चाहिए, पशु की हत्या नहीं होना चाहिए। दूसरा, पशुओं के लिए एक हॉस्पिटल होना चाहिए या अस्पताल होना चाहिए, जिसको वेटनरी बोलते हैं, है ना? ठीक है, क्या होना चाहिए? एक अस्पताल होना चाहिए पशुओं के लिए। ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरे में जो अशोक है वो 3 अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? अशोक जो है वो 3 अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। 3 अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, राजुक, मुक्तक और पदेशक। राजुक, मुक्तक एंड पदेशक। पदेशक, 3 अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। 3 में 3 शिलालेख 3 में, स्तंभ 3 में क्या हो जाएगा? 3 अधिकारियों की क्या करते हैं? यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं। पहले में अहिंसा और पशु हत्या नहीं होना चाहिए। पशु हत्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरे में पशुओं के लिए एक चिकित्सालय होना चाहिए। ठीक है, तीसरे में 3 अधिकारियों की नियुक्ति। तीसरे में 3 अधिकारियों की नियुक्ति, जिसमें राजुक, मुक्तक और पदेशक। राजुक, मुक्तक और युक्तक। युक्तक, यहाँ पर युक्तक आ जाएगा, है ना? युक्तक की, पदेशक, राजुक, युक्तक, पदेशक की क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर यहाँ नियुक्ति होती है। चौथा में जो है किसकी बात करी है? भेरी घोष से धम्म घोष, यानी कि मार काट से लेकर अब वो किस चीज में चले गए? धम्म में चले गए, धर्म में चले गए। ठीक है, कि यह सब नहीं होना चाहिए। भेरी घोष से धम्म घोष, है ना?
धम्म घोष, धम्म घोष, भेरी धम्म से धम्म घोष में चला गया। ठीक है, भेरी घोष से यानी कि एक नॉन वायलेंस आदि एक हिंसक आदमी कहाँ चला गया, धम्म घोष में चला गया, धार्मिक रास्ता अपना लिया। क्या, कौन सा रास्ता अपना लिया, धार्मिक मारकूट का रास्ता छोड़कर कौन सा रास्ता अपना लिया, धार्मिक रास्ता अपना लिया। ठीक है, धार्मिक रास्ता, भेरी घोष से धम्म घोष, भेरी घोष से धम्म घोष, तो चार हो गया, चार हो गया, भेरी घोष से धम्म घोष, भेरी घोष से धम्म घोष, चार हो गए। पहला अहिंसा, पशु हत्या पर रोक, ठीक है, पशुओं के लिए चिकित्सा, तीसरे में 3 अधिकारियों की नियुक्ति, राजूक, युक्तक और पदेशक, राजूक, युक्तक और पदेशक। ठीक है, चौथा भेरी घोष से धम्म घोष, भेरी घोष से धम्म घोष। ठीक है, ये 2 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। भेरी घोष से धम्म घोष, भेरी घोष से धम्म घोष। ठीक है, पांचवा की बात करते हैं, धम्म महामात्र। पांचवे में धम्म महामात्र, पूरा धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, पूरी धम्म नीति को अपना ले, महामात्र, धम्म महामात्र। छठा में क्या आ जाएगा, छठे में क्या है, जन कल्याण। ठीक है, देखो जनता की जल कल्याण यानी कि जनता की जन कल्याण के लिए जो अशोक के अधिकारी है ना, जनता के जन कल्याण के लिए अशोक के जो अधिकारी है वो कभी भी अशोक से मिल सकते हैं। क्या कहता है, अशोक कहता है कि जनता के जन कल्याण के लिए यानी वेलफेयर के लिए कोई भी अधिकारी अगर मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उससे कभी भी मिल सकता हूँ, जनता के कल्याण के लिए। ठीक है, किसके लिए, जन कल्याण के लिए अशोक के अधिकारी अशोक से कभी भी मिल सकते हैं। जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अशोक के अधिकारी अशोक से कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, जल कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, अगर भलाई हो रही है तो कोई भी अधिकारी मुझसे कभी भी मिल सकता है। इस प्रकार कौन कहता है, अशोक कहता है। क्या कहता है, अशोक कहता है कि जनता के कल्याण के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी मुझसे मिलने आता तो वो कभी भी मिल सकता है। ऐसा नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे राजनीतिक में लोग भर को बिठा कर रखते हैं, कोई काम घंटों बाद मिलते हैं, तो ये चीज नहीं, हमें जनता की भलाई के लिए हम तुरंत आगे आएंगे। इस प्रकार से अशोक कहता है। कौन से शिलालेख पे, छठे में जन कल्याण की बात कही गई है। छठे शिलालेख में किसकी बात कही गई है, छठे स्तंभ में किसकी बात की गई है, जन कल्याण के लिए बात करी गई है। ठीक है, सातवां में आता है समन्वय, धार्मिक बनाए रखना। ठीक है, सभी धर्मों में समन्वय धार्मिक, सभी धार्मिकों के प्रति समन्वय बनाए रखना। ठीक है, सभी धार्मिकों के प्रति समन्वय बनाए रखना। ठीक है, सभी धर्मों के प्रति क्या करना, समन्वय बनाए रखना, यानी कि किसी भी धर्म की बुराई नहीं करना। ठीक है, जो अपना धर्म मान रहा है सभी की इज्जत करना, कि उसमें कुछ होगा तभी तो वो फॉलो करना। ठीक है, दूसरे धर्म में इंटरफेयर नहीं करना है। ये धर्म, ये कौन सा स्तंभ आ जाएगा, सातवां में, 7 से समन्वय, 7 से 7, 7 से समन्वय, 7 से 7 और 7 से समन्वय। ठीक है, सभी धर्मों का समन्वय, सभी धर्मों के समन्वय को बनाए रखना, सभी धर्मों को बराबर मानना। ठीक है, बराबर मानना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करो कि मेरा धर्म को फॉलो करो, मेरे धर्म को फॉलो करो, इस तरह से नहीं। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं, है ना। जिसको जो पसंद आए वो धर्म अपना सकता है ना। ठीक है, ये हो गया समन्वय हो गया, भेरी घोष। तो हम 7 तक हो गया, 7 तक। पहला हमने बात करी थी अहिंसा की, अहिंसा और पशु हत्या पर रोक। ठीक है, अहिंसा और पशु हत्या पर रोक। ठीक है, मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, पशु हत्या पर रोक होना चाहिए। दूसरे में बात करी थी कि जो
पशुओं के लिए क्या करना चाहिए, चिकित्सा होना चाहिए। पशुओं के लिए क्या होना चाहिए, चिकित्सा होना चाहिए। ठीक है, पशुओं के लिए क्या होना चाहिए, वेट में चिकित्सा होना चाहिए। तीसरे में अधिकारी, 3 अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, राजूक, युक्तक और निदेशक। राजूक, युक्तक और निदेशक 3 अधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति हुई। ठीक है, 4 में भेरी घोष से धम्म घोष, है ना, भेरी घोष से धम्म घोष। 5 धम्म महामात्र को अपना लिया, धम्म महामात्र यानी कि धम्म नीति को अपना लिया। ठीक है, 6 जन कल्याण के लिए कोई भी व्यक्ति, जनता की जन कल्याण के लिए कोई भी व्यक्ति मुझे कभी भी आकर मिल सकता है। ठीक है, जनता के जन कल्याण के लिए कोई भी अधिकारी अगर मुझसे मिलना चाहता है तो वो कभी भी मिलने आ सकता है। 6 में। ठीक है, 7 में धार्मिक समन्वय, सभी धर्मों का समन्वय को बनाए रखना, सभी धर्मों का जो है फॉलो कर, मतलब सभी धर्मों के समन्वय को बनाए रखना। ठीक है, सभी धर्म बराबर होते हैं, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं करेगा जबरदस्ती से, कोई ये कि मेरा धर्म का फॉलो करो, इस प्रकार की कोई जबरदस्ती वहां पर नहीं थी। ठीक है, तो धार्मिक समन्वय बनाए रखना। ठीक है, यहाँ तक हो गया, 7 हो गए, 7 और बाकी है। चलो वो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। 8 में कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद धम्म यात्रा, धम्म यात्रा। ठीक है, देखो ये व्यक्ति क्या है, कलिंग में युद्ध हुआ था, मारकूट हुई थी, वहां उसका हृदय परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब सारे हथियार छोड़कर वो धम्म यात्रा, धम्म धार्मिक चीजों में पहुंच गया कि अब हम कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। ठीक है, वहां पर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये धम्म यात्रा पर निकल पड़े, धम्म यात्रा पर निकल पड़े। कब निकल गए, धम्म यात्रा पर निकल पड़े, है ना, जिसमें गया गए थे, बोध गया गए थे, अलग अलग जगहों पर गए थे, है ना। तो धम्म यात्रा पर निकल पड़े, कलिंग युद्ध के बाद धम्म यात्रा। 8 में कलिंग युद्ध के बाद धम्म यात्रा। ठीक है, 9 की बात करें तो 9 में जो है छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध, छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। क्या कर दिया, एक्चुअली में लोग मिला करते थे, हो सकता है कोई साजिश कर दे, इस प्रकार से क्या छोटे छोटे त्योहारों पर बैन लगा दिया। जो बड़े बड़े त्योहार होते थे वही सेलिब्रेशन उनको ही मनाते या सेलिब्रेशन करते थे, अदरवाइज छोटे छोटे त्योहारों पर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। ठीक है, चलो 10वां जो हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10वां, धम्म का महत्व यहाँ पर समझाया गया। धम्म का महत्व, धम्म का महत्व, धम्म का क्या महत्व हो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है। धम्म के महत्व के बारे में चर्चा जो है यहाँ पर करी गई है। तो 7 में धार्मिक समन्वय हो गया। 8 में क्या हो गया यहाँ पर, 8 में कलिंग युद्ध के बाद धम्म यात्रा पर निकले, 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 है ना। छोटे छोटे 9 में छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध, है ना, छोटे छोटे प्रतिबंध लिख रहा है, छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध, छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, छोटे छोटे त्योहारों पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, छोटे छोटे त्योहारों पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। 10 धम्म का महत्व जाना, धम्म का महत्व को समझाया गया है। ठीक है, 11 की बात करते हैं। अभिलेख 11 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे ब्राह्मणों को अधिकारी ना सताए, अधिकारी ना सताए। ये किसने कहा, अशोक ने किस अभिलेख में कहा, किस स्तंभ में कहा, किस पिलर में कहा, किस स्तंभ में कहा, तो 11th में कहा कि मेरे ब्राह्मणों को जो है अधिकारी न सताए,
डू नॉट डिस्टर्ब और ऑफिसर्स टू ब्राह्मण, है ना सताए। तो इसका मतलब जो अशोक है वो ब्राह्मणों को भी मानता था, हर प्रकार का रिलीजन को व्यक्ति को वो मानता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद का बौद्ध धर्म है तो खाली बौद्ध धर्म वाले को माना जाए, ऐसा नहीं, ब्राह्मणों को भी वो मानते थे। कौन? अशोक किसको मानते? ब्राह्मणों को भी मानते थे। ठीक है, तो मेरे ब्राह्मणों को अधिकारी ना सताई। फाइन, चलो 12th में हम बात करें, 12th है, ठीक है, 12th पिलर की बात करते हैं, स्त्री महामात्य। स्त्री महामात्य की बात कही गई है, यानी कि यहाँ पर स्त्रियों के बारे में बात करी गई है कि स्त्रियों की इज्जत करना चाहिए, है ना, स्त्रियों की इज्जत करना चाहिए। स्त्री महामात्य की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, 13 कलिंग युद्ध। 13 में किसका? कलिंग युद्ध का वर्णन किया, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। कलिंग वार, कलिंग बैटल बोल सकते हैं, यहाँ पर वुमेन महामात्य आ जाएगा। ठीक है, तो 8 में क्या है? कलिंग युद्ध के बाद धम यात्रा पर निकल पड़े। ठीक है, 9 में क्या हो जाएगा? छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। छोटे छोटे त्योहारों पर क्या कर दिया? बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और 10 में क्या हो जाएगा? धम महामात्र, ये धम का महत्व, 10 में क्या हो गया? धम का महत्व। ठीक है, 11 में क्या हो गया? मेरे ब्राह्मणों को अधिकारियों ना सताई, मेरे ब्राह्मणों को अधिकारी ना सताई। किसने कहा? अशोक ने। ठीक है, 12 में क्या हो गया? स्त्री महामात्य। ठीक है, 13 में कलिंग युद्ध, 13 में किसकी बात? कलिंग युद्ध की बात कही गई है। ठीक है, और 14 में क्या लिखा हुआ है कि इस स्तंभ में या इस अभिलेख या इस पिलर में जो भी लिखा जा रहा है, ठीक है, जो भी लिखा जा रहा है वो लिखने वाले की गलती है। अगर कुछ गलत लिखा जाता है तो वो लिखने वाले की गलती है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। किसमें लिखा हुआ है? 14th अभिलेख में। ठीक है, इस अभिलेख या शिलालेख पर जो भी लिखा जा रहा है, ठीक है, इस स्तंभ पर जो भी लिखा जा रहा है, ठीक है, अगर कुछ गलत लिखा है तो वो लिखने वाले की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से 14 अभिलेख या शिलालेख पर जो है लिखा हुआ मिला। ठीक है, तो 14 स्तंभ हो गए। कितने? 14 स्तंभ हो गए। कितने हो गए? 14 स्तंभ के बारे में हमने यहाँ पर अशोक के 14 स्तंभ के बारे में बात कही। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि 11वां 12वां 13वां पर अगर सपोज कीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बना दिया और कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है तो पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले में अहिंसा, ठीक है, यानी कि हिंसा नहीं होना चाहिए और पशुओं की हत्या नहीं होना चाहिए। दूसरा, पशुओं के लिए चिकित्सा उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तीसरे में 3 अधिकारियों की नियुक्ति, 3 अधिकारियों की राजयुक्तक और निदेशक की नियुक्ति। ठीक है, चौथा में भेरी घोष से धम घोष। ठीक है, 5वां धम महामात्य की बात की, धम महामात्य। ठीक है, 6ठा है ना, जन कल्याण के लिए अधिकारी कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं। जनता के जन कल्याण के लिए मेरे अधिकारी मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हैं। ठीक है, मेरे अधिकारी मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हैं। ठीक है, 7वां धार्मिक समन्वय। ठीक है, सभी धर्मों को समान बनाए रखना, सभी धर्मों में समन्वय बनाए रखना। ठीक है, 8वां में क्या होता है? 8वां में क्या होता है? कलिंग के युद्ध के बाद धम्म यात्रा पर निकल पड़े। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद धम्म यात्रा पर निकल पड़े। 9वां में क्या होता है? 9वां में जो है छोटे छोटे त्योहारों पर क्या कर दिया? बैन या प्रतिबंध लगा दिया गया। छोटे छोटे त्योहारों पर क्या कर दिया? बैन या प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, 9 में हो गया। 10 में क्या हो गया? यहाँ पर धम्म का महत्व। 10 में क्या हो गया? धम्म का महत्व। ठीक है, 11 में क्या हो गया? मेरे ब्राह्मणों को अधिकारी ना सताई। 11 में क्या हो गया? मेरे ब्राह्मणों को मेरे अधिकारी ना सताई, मेरे ब्राह्मणों को अधिकारी ना सताई। 12th में स्त्री महामात्य। ठीक है, 12th में क्या है? स्त्री महामात्य।
और 13 में कलिंग युद्ध, 13 में कलिंग युद्ध। अगर क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा किस स्तंभ में कही गई है, तो 13, किसमें, 13, ठीक है 13। 14 तो कुछ खास नहीं है, उसका जाने दो। क्या लिखा हुआ है कि इसमें इस अभिलेख या स्तंभ में जो भी लिखा जा रहा है उसमें कुछ गलत लिखा जाता है तो लिखने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो ये हो गया अबाउट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अशोका। किसके बारे में, सारी जानकारी जो है वो अशोक के बारे में हो गई। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश। क्या, गुप्त वंश, गुप्त वंश स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो गुप्त वंश के बारे में अब हम देखते हैं। गुप्ताज डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, गुप्ताज डायनेस्टी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गुप्ताज डायनेस्टी, गुप्ताज डायनेस्टी, गुप्ताज डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ताज डायनेस्टी, गुप्त वंश, क्या आ जाएगा, गुप्त वंश, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश की बात हम यहाँ पर आज करेंगे। किसकी बात करेंगे, गुप्त वंश की। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए 3 मेजर रिसोर्सेस हैं। कितने हैं, 3 मेजर, 3 प्रमुख 3 मेजर रिसोर्सेस, स्रोत है। क्या है, 3 प्रमुख स्रोत है इसको जानने के लिए। ठीक है, किसको, गुप्त डायनेस्टी के बारे को, गुप्त डायनेस्टी के बारे में जानने के लिए हमारे पास 3 स्रोत है, जिससे हम कह सकते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी किस प्रकार से थी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी 3 स्रोत कौन कौन से थे उसके बारे में बात करेंगे। पहला, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरे की बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल, दूसरा लिटरेचर, कौन सा हो जाएगा, लिटरेचर, साहित्य के बारे में, साहित्य है ना। और तीसरा आ जाएगा फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रेवलर, फॉरेन ट्रेवलर के बारे में बात कही गई है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत से हमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, साहित्य स्रोत से भी हमें क्या मिलते हैं, गुप्त वंश की ये इंफॉर्मेशन या जानकारी मिलती है। इसके बाद जो विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्रियों ने गुप्त वंश के बारे में क्या कहा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो 3 प्रकार के स्रोतों से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर गुप्त वंश की इंफॉर्मेशन या जानकारी मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले आर्कियोलॉजिकल पढ़ेंगे, फिर लिटरेचर पढ़ेंगे, फिर फॉरेन ट्रेवलर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेचर, फॉरेन ट्रेवलर, इस प्रकार से हम तीनों के बारे में एक एक करके अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुप्ता डायनेस्टी, तो पहले हम बात करेंगे किसकी, आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरातात्विक, क्या बोलते हैं इसको, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या बना देंगे, हम एक ग्राफ बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अभिलेख होंगे, इंस्क्रिप्शन होंगे, अभिलेख, क्या होगा, अभिलेख या इंस्क्रिप्शन,
इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अभिलेख होगा। दूसरे हम बात करेंगे यहाँ पर कॉइन, सिक्के, सिक्के या कॉइन्स की बात करेंगे, कॉइन्स की बात करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो एविडेंस होगा वो क्या होगा, बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट, स्मारक, बिल्डिंग, बिल्डिंग या क्या हो जाएगा, मोन्यूमेंट, स्मारक, मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट, स्मारक, स्मारक, ठीक है। अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, मतलब अभिलेखों से हमें प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्त वंश कैसा था, कौन कौन राजा था, किस प्रकार से उनका शासन था। सिक्कों, सिक्कों से भी हमें यहाँ जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश में क्या क्या किस प्रकार के सिक्के चलते थे। बिल्डिंग, स्मारक, मॉन्यूमेंट से पता चलता है किस किस प्रकार के बिल्डिंग या स्मारक बनाए गए थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटल और मेडिसिन की। किसकी बात करते हैं, हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल और मेडिकल, मेडिसिन, दवाई, औषधि होगी, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से हम यहाँ पुरातात्विक स्रोत से किस किस प्रकार से यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में हम अब इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहले मैंने आर्कियोलॉजिकल ले लिया, आर्कियोलॉजिकल अनेक भागों में डिवाइड किया। इंस्क्रिप्शन ये भी पुरातात्विक में आते हैं, कॉइन्स भी पुराने जो पुरातात्विक स्रोत है उससे प्राप्त होते हैं, वो बिल्डिंग, हॉस्पिटल, मेडिसिन आदि, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंस्क्रिप्शन की। किसकी बात करते हैं, इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। चलो इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, यानी कि अभिलेख की बात करते हैं। इंस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी कि इस जो अभिलेख, अभिलेख के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला अभिलेख के बारे में अगर हम देखें तो कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। देखो प्रयाग नाम कहाँ पर है, प्रयाग नाम से पता चल रहा है कि प्रयागराज की बात हो रही है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ पर है, ये हमें मिलेगा देखने को यूपी में। कहाँ पर मिलेगा, यूपी में। प्रयागराज से याद रख सकते हो यहाँ पर, ये क्या है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ पर है, यूपी में है। कहाँ पर है, यूपी में। इसके बारे में डिस्कशन किया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसके बारे, यहाँ किसके बारे में बात करता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में, सॉरी अशोक के बारे में, वेट, किसके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में बात करता है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में यहाँ पर बात करता है। किसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करता है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में क्या करता है, बात करता है। कौन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रयाग प्रशस्तिकरण, प्रयाग प्रशस्तिकरण जो है वो किसके बारे में बात करता है, सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करता है, के बारे में बताता है। चलो ठीक है। दूसरा आता है महरौली आयरन पिलर, महरौली आयरन पिलर, लोह स्तंभ, महरौली लोह स्तंभ कहाँ पर है ये, अगर इसके बारे में बात करें तो दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। ये दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में ये है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है। और किसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात बताता है, ठीक है। महरौली आयरन पिलर कहाँ पर है, ये दिल्ली में है, तीसरा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जूनागढ़ मंदसौर इंस्क्रिप्शन है ना, मंदसौर कहाँ पर है, मंदसौर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर का अभिलेख कहाँ पर है, किसके बारे में बात करता है, कुमारगुप्त के बारे में बात करता है।
किसके बारे में? कुमार गुप्ता के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? कुमार गुप्त के बारे में बात करता है। कुमार गुप्त के बारे में बात करता है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्ता के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? कुमार गुप्ता के बारे में बात करता है। कुमार गुप्ता के बारे में बात करता है कौन? मंदसौर इंस्क्रिप्शन। मंदसौर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बात करता है? कुमार गुप्ता के बारे में बात करता है। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त सेकंड में, मरौली, ठीक, महरौली आयरन पिलर दिल्ली में है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त, कुमार स्कंद गुप्त नहीं, एक स्कंद गुप्त भी है लेकिन उसका नहीं, कुमार गुप्त के बारे में विवरण ये मेंशन करता है ना, वर्णन करता है, कुमार गुप्त का है। ठीक है, चलो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसके बाद आता है, ये हो गया प्रयाग प्रशस्ति महरौली दिल्ली। जैसे मंदसौर आ गए कुमार गुप्त मंदसौर कुमार गुप्त। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति हो गया, कहां पर? यूपी, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करता है। ठीक है, अगला आता है हमारा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ फोर्थ हमारा आता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसके बारे में? स्कंद के बारे में। ये स्कंद के बारे में बात करता है, स्कंद गुप्त के बारे में बात करता है, स्कंद गुप्ता के बारे में बात करता है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? ये गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख देखा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात कही गई है। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कही गई, जो कि कहाँ पर है? यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी। दूसरा हमारा आ जाएगा महरौली आयरन पिलर। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ, जो कि दिल्ली में है। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली में है। ठीक है, तीसरा हमारा आ जाएगा मंदसौर की बात करेंगे। मंदसौर हमारा मंदसौर का अभिलेख। ठीक है, जिसमें किसकी बात जो किसके बारे में जानकारी मिलती है? कुमार गुप्त के बारे में। किसके बारे में जानकारी मिलती है? कुमार गुप्त के बारे में। और चौथा हमारा आ जाएगा मंदसौर के बाद एक और जो आ जाएगा, किसके बारे में बात करेंगे हम? मंदसौर जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कि गुजरात में है। किसके बारे में बात करता है? स्कंदगुप्त के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? स्कंदगुप्त के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिलेख इंस्क्रिप्शन वाला पोर्शन। ठीक है, कौन सा हो गया? इंस्क्रिप्शन वाला पोर्शन हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोइंस की बात करते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन अभिलेख के बाद दूसरा कौन सा? कोइंस आ जाएगा। कोइंस मतलब सिक्के। ठीक है, सिक्के। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल में बात करेंगे। आर्कियोलॉजिकल में किसकी बात करें हमने? इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख की बात करी। अब हम बात करेंगे कोइंस की। कोइंस के बारे में या सिक्के के बारे में बात करेंगे। कोइंस या सिक्कों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। गुप्त काल में कौन कौन से सिक्के मिले हैं? ठीक है, कौन कौन से सिक्के मिले हैं? ठीक है, एक तो पहला सिक्का जो है वो दिनार मिला। कौन सा? दिनार। ये किस प्रकार का सिक्का था? कॉइन ऑफ गोल्ड। ये सोने के सिक्के थे। कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सोने के सिक्के। ठीक है, सोने के सिक्के मिले जिसको दिनार कहा जाता था। ठीक है, सोने के सिक्के जिसको दिनार कहा जाता। किस काल में मिले? गुप्त काल में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रुपये का। ठीक है, रुपये का होता है, ये सिल्वर का होता है। किसका होता है? कॉइन्स ऑफ सिल्वर। कॉइन्स ऑफ सिल्वर, ये चांदी के सिक्के होते थे। कैसे सिक्के होते थे? चांदी के। दिनार सोने के सिक्के होते थे। दिनार सोने के सिक्के। और जो होता है अपना क्या? रुपये का होता है। रुपये का था उस समय, वो गोल्ड या सिल्वर का था, यानी कि चांदी का था। किसका था? चांदी का था। कौन सा? ये रुपये का। दिनार, रुपये का, दो प्रकार के कॉइन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, गोल्डन सिल्वर। ठीक है, दिनार रुपये का। दिनार गोल्डन और
यानी कि दिनार जो है वो सोने का और रुपये का क्या है, चांदी का। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉइन्स हमारा यहाँ पर खत्म होता है ना। देखो अब सिक्के के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स हो जाएगा वो, यानी कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने कॉइन्स की बात कर ली। दिनार हो गया, दिनार क्या होता है, कॉइन ऑफ यानी कि सोने के सिक्के, और रुपए का होता है चांदी का सिक्का। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बिल्डिंग की, बिल्डिंग और टेम्पल। बिल्डिंग एंड टेम्पल की, बिल्डिंग एंड टेम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर टेम्पल देखा जाए तो जो है वो टेम्पल यानी कि मंदिर जो है वो नागर शैली में मिलते हैं। कौन सी स्टाइल में मिलते हैं, नागर स्टाइल में। किसकी बात कर रहे हैं, टेम्पल की, नागर स्टाइल। जो टेम्पल थे ना, टेम्पल यानी कि मंदिर के कौन सी स्टाइल में मिलते हैं, नागर स्टाइल में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, नागर स्टाइल में मिलते हैं। टेम्पल जो है वो किस में मिलते हैं, नागर स्टाइल में मिलते हैं। ठीक है, टेम्पल किस में मिलते हैं, नागर स्टाइल में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद पेंटिंग मिलती है, पेंटिंग्स। ठीक है, पेंटिंग्स जो मिलती है वो कौन सी मिलती है, अजंता की 16th गुफा की बात होती है, केव्स। जो चोलवी गुफा है उसके बारे में ये जो है किसके बारे में बात करते हैं, गुप्त वंशों के बारे में बात करता है। ठीक है, अजंता की 16 नंबर की गुफा जो है वो गुप्त वंशों के द्वारा, गुप्त राजाओं के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, पेंटिंग्स में हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्कियोलॉजिकल। क्या हो गया हमारा, आर्कियोलॉजिकल। अब हम लिटरेचर यानी कि साहित्य के जगह देखें, साहित्य के बारे में कुछ चीजें देखते हैं, है ना। किसके बारे में, साहित्य के बारे में कुछ चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। बिल्डिंग कौन सी शैली में, या टेम्पल कौन सी शैली में, नागर शैली में। टेम्पल कौन सी शैली में, नागर शैली में। पेंटिंग अजंता की 16th गुफा जो है वो गुप्त वंशों के द्वारा, गुप्त राजाओं के द्वारा बनाई गई। चलो फाइन। अब जो है लिटरेचर यानी कि साहित्यिक स्रोत की बात करें, साहित्यिक स्रोत की बात करें। ठीक है, यानी कि लिटरेचर सोर्सेस। ठीक है, लिटरेचर सोर्सेस की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड करते हैं उसको, इसके बाद उसको वन बाय वन करके। आर्कियोलॉजिकल हमारा हो गया। अब हम लिटरेचर लिए हैं। पहले आर्कियोलॉजिकल था, लिटरेचर था और फॉरेन यात्री ट्रेवल था, है ना। तो उसमें से आर्कियोलॉजिकल हो गया। दूसरा हमारे दूसरे नंबर पर लिटरेचर वाला अब चल रहा है, दूसरा नंबर इसको कह सकते हैं। ठीक है, साहित्य में देखा जाए तो वायु पुराण में जो है किसके, गुप्त वंश की जो है जानकारी मिलती है। किसमें, वायु पुराण में भी गुप्त वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसमें, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद कथा सरित सागर
सरित सागर, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर की बात करें, कथा सरित सागर की बात करें हम यहाँ पर, तो कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने। कथा सरित सागर में भी गुप्त वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है कथा सरित सागर में, जिसको किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। किसने लिखा था? सोमदेव। सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर, सोमदेव। ठीक है, बुक का नाम लिखने को आ जाए तो ये ध्यान रखना है ना। कथा सरित किसने लिखा था? कथा सरित सागर किसने लिखा था? सोमदेव ने। कथा सरित सागर किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। सोमदेव ने लिखा था। कथा सरित सागर किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। ठीक है, एक वृहद कथा, वृहद कथा, वृहद कथा, वृहद कथा की बात करें तो वृहद कथा जो थी वो किसने लिखी थी? वृहद कथा क्षेमेंद्र ने लिखी थी। क्षेमेंद्र नामक, क्षेमेंद्र नामक व्यक्ति ने लिखी थी वृहद कथा। वृहद कथा किसने लिखी थी? क्षेमेंद्र नामक व्यक्ति ने लिखी थी। उसमें भी गुप्त वंश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? गुप्त वंश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्षेमेंद्र की कौन सी पुस्तक? वृहद कथा। वृहद कथा में भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, आई होप वायु पुराण में भी मिलते हैं, कथा सरित सागर में भी मिलते हैं। वृहद कथा सरित सागर किसने? सोमदेव ने लिखे थे। कथा सरित सागर, सागर स सोमेश्वर, वृहद कथा क्षेमेंद्र। ठीक है, क्षेमेंद्र ने। वृहद कथा किसकी बुक है? क्षेमेंद्र। इसमें भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मनुस्मृति में भी मिलती है। मनुस्मृति, मनुस्मृति, ये मनुस्मृति है ना, ध्यान रखना। मनुस्मृति, मनुस्मृति। और किसका है? नारद स्मृति। नारद स्मृति में भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। नारद स्मृति, स्मृति, नारद स्मृति के बाद मनुस्मृति, नारद स्मृति, इनमें भी क्या मिलती है? यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। बृहस्पति, किसमें? बृहस्पति में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और याज्ञवल्क्य, वाल्क्य के बारे में भी जानकारी मिलती, इसमें भी जानकारी मिलती है। पहला मनुस्मृति में भी, नारद स्मृति में, मनुस्मृति में, नारद स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति में भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। बृहस्पति में भी नारद वंश की जानकारी मिलती है, बृहस्पति नामक बुक में। ठीक है, याज्ञवल्क्य में भी इसकी जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य में भी इसकी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य में भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य में भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वृहद कथा किसकी? क्षेमेंद्र की है। वृहद कथा क्षेमेंद्र की है। वृहद कथा क्षेमेंद्र की है। कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की। कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। वायु पुराण, कथा सरित सागर, वृहद कथा एंड मनुस्मृति, नारद, इस प्रकार से इस सब ये क्या है? साहित्य स्रोत है इसके। साहित्य स्रोत यानी बुक्स है, साहित्य में इनकी जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। मनुस्मृति, नारद, चलो ठीक है, वेरी गुड, फाइन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर और एक चीज है, जैन और बुद्धिज्म में मिलती है जानकारी। ठीक है, यानी कि जैन टेक्स्ट है ना, जैन ग्रंथ है ना, जैन ग्रंथ, जैन टेक्स्ट और बौद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्धिस्ट ग्रंथ में भी हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। जैन टेक्स्ट और बुद्धि में भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? यहाँ पर गुप्त वंश की, गुप्त डायनेस्टी की जानकारी, इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, वायु पुराण हो जाएगा, कथा सरित सागर हो जाएगा, वृहद सागर, मनुस्मृति, नारद हो जाएगा, है ना, बृहस्पति हो जाएगा, और याज्ञवल्क्य भी हो जाएगा, और यहाँ पर जैन टेक्स्ट भी हो जाएगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया साहित्य स्रोत।
क्या हो गया, साहित्य स्रोत, यानी कि साहित्य में हमें यानी किताबों में कौन कौन सी किताबों में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ये हमारा कौन सा हो गया, साहित्य स्रोत, यानी कि लिटरेचर सोर्सेस हो गए। कौन से, लिटरेचर सोर्सेस हो गए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करते हैं। फॉरेन ट्रेवलर्स, फॉरेन ट्रेवलर्स कौन होते हैं, फॉरेन मतलब विदेशी यात्री। विदेशी यात्री मतलब उस समय कौन कौन आए थे भारत में, कहाँ कहाँ से आए थे, उसके बारे में किसने 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 गुप्त वंश के बारे में बताया था, उसके बारे में हमें पता यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में। फॉरेन ट्रेवलर, फॉरेन ट्रेवलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन आया था, फॉरेन ट्रेवलर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो पहला जो व्यक्ति फॉरेन विदेशर है वो फाहियान है, फाहियान है। ठीक है, कौन है, फाहियान, फाहियान है। ठीक है, फाहियान ने कौन सी बुक में बताया, फाकुकी। ठीक है, किसमें, फुकोकी, फुकोकी में बताया, फुकोकी में बताया। ठीक है, ठीक है, कौन था, फाहियान ने किसके, फुकोकी नामक बुक में जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, इसके बारे में बताया था। ठीक है ना, फाकोकी बुद्धिज्म है ना। इसके बाद हैंसांग, दूसरा हैंसांग था, कौन था, हैंसांग था। ये दोनों कहाँ से आए थे, ये दोनों कहाँ से आए थे, जल्दी बताओ, दोनों कहाँ से आए थे, हैंसांग है ना, हैंसांग, हैंसांग। ठीक है, हैंसांग की बुक का नाम क्या था, सीयूकी, सीयूकी, सीयूकी। ठीक है, दोनों बौद्धिज्म से रिलेटेड थे, दोनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, है ना। इन्होंने किसके बारे में बताया था, गुप्त वंश के बारे में बताया था। गुप्त वंश के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त होती है। तो दोनों कहाँ से है, इनका होमवर्क, ये आपको होमवर्क है, दोनों कहाँ से आए थे। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, फाहियान की बुक हो गई कौन सी, फुकोकी, फुकोकी। हैंसांग की बुक सीयूकी, सीयूकी, सीयूकी। होमवर्क क्या है, कहाँ से आए थे, है ना। होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए कि ये कहाँ से आए थे। ठीक है, तो गाइस ये क्लास अब मुझे लगता है यहीं पर रुकना चाहिए, इसके आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। यस, मजा आ रहा है पढ़ने में, डेफिनेटली मजा आएगा। ठीक है, कीप इट कंटिन्यू टू वॉचिंग, फाइन। ठीक है, आगे क्लास करते हैं कल। जय हिंद तब तक के लिए।